वेलकम बैक टू CSIR नेट सिंप्लीफाइड विद पूजा। आज हम ब्लड टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे जो कि एनिमल फिजियोलॉजी के अंडर है। एंड आज हम फंक्शंस ऑफ ब्लड देखने वाले हैं। ओके, फंक्शंस ऑफ ब्लड जैसे ट्रांसपोर्ट, इम्यूनिटी, क्लॉटिंग, होम्योस्टासिस, तो ये सब आज हम देखने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर हम फंक्शंस ऑफ ब्लड के बारे में बात करें, ब्लड के जो सेलुलर कंपोनेंट्स होते हैं जैसे कि RBC, WBC एंड प्लेटलेट्स, और जो ब्लड का प्लाज्मा होता है जो कि लिक्विड पार्ट होता है जिसके अंदर डिजॉल्व सब्सटेंसेस भी होते हैं, ये सेलुलर कंपोनेंट्स और प्लाज्मा दोनों का जो फंक्शन होता है वो अलग अलग होता है, लेकिन ये इन दोनों की सपोर्ट के साथ ये दोनों मिलकर काम करते हैं और बॉडी के बहुत सारे प्रोसेसेस को पॉसिबल कर पाते हैं। हर एक पार्ट का एक यूनिक रोल होता है और ये आपस में कोऑपरेट करके बॉडी को की ओवरऑल हेल्थ एंड स्टेबिलिटी का ध्यान रखते हैं। तो इसमें हमारे कुछ फंक्शंस आते हैं, जैसे कि अभी हम एक बेसिक ओवरव्यू ले लेते हैं। ट्रांसपोर्ट, डिफेंस, देन वी हैव क्लॉटिंग जिसे हम हीमोस्टैसिस भी बोलते हैं, मेंटेनिंग इक्विलिब्रियम जिसे हम होम्योस्टैसिस बोलते हैं। तो हमें ये दो वर्ड देखने पड़ेंगे, एक होता है हीमोस्टैसिस, एक होता है होम्योस्टैसिस। ओके, दोनों का मतलब अलग अलग होता है। ट्रांसपोर्ट का मतलब जैसे कि जो हमारे रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनके अंदर हीमोग्लोबिन होता है, तो वो ऑक्सीजन कैरी करता है लंग्स से टिश्यूज़ तक एंड कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाता है फॉर एक्सलेशन। अब हमारा जो प्लाज्मा वाला पार्ट होता है वो न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट कर रहा है, हार्मोन्स, वेस्ट प्रोडक्ट्स, गैसेस थ्रू आउट द बॉडी, इन सबको ही ट्रांसपोर्ट कर रहा है। डिफेंस में क्या है कि बॉडी जो हमारे वाइट ब्लड सेल्स हैं और जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा के प्रोटीन्स है, प्लाज्मा के कौन से प्रोटीन्स जैसे कि गामा ग्लोबुलिन्स हो गए जो कि बी सेल्स बना रहे थे हमारे, तो ये क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, अटैक करते हैं और रिमूव करते हैं फॉरेन पार्टिकल्स को, जो भी बाहर के पैथोजेंस हैं या फॉरेन पार्टिकल्स हैं उनको आइडेंटिफाई, अटैक करके रिमूव कर देता है। तो ब्लड का जो इम्यून फंक्शन होता है वो डिफेंड करता है इन्फेक्शंस के अगेंस्ट और फॉरेन मटेरियल्स के अगेंस्ट। देन वी हैव क्लॉटिंग। क्लॉटिंग का मतलब अगर कहीं पे भी ब्लड वेसल इंजरी हुई है देन उस दौरान हमारी प्लेटलेट्स और जो प्लाज्मा में कुछ क्लॉटिंग प्रोटीन्स पाए जाते हैं वो इसमें क्या होता है कि प्लाज्मा के अंदर क्लॉटिंग प्रोटीन्स होते हैं जो कि इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, जिन्हें बोलते हैं हम जाइमोजेंस। तो जब हमारा वो नॉर्मली डिजॉल्व फॉर्म में अपना मतलब सर्कुलेट होते रहते हैं, लेकिन जब हमारी बॉडी में कोई भी इंजरी होती है तो वो मतलब दे आर रेडी टू एक्ट, मतलब वो अपना क्लॉटिंग करने में हेल्प करने के लिए वो हमेशा मतलब रेडी रहते हैं। तो वो अपना नॉर्मली सर्कुलेट कर रहे थे इनएक्टिव फॉर्म में, जिन्हें जो और उस फॉर्म को बोलते हैं जाइमोजेंस। तो जैसे ही इंजरी होगी तो वो अपना एक्टिव हो जाएंगे ड्यू टू सम सिग्नल्स, जो हम आगे आने वाले लेक्चर्स में पढ़ने वाले हैं, ये क्लॉटिंग वाला पार्ट बहुत अच्छे से। तो उसकी वजह से क्या होता है, जो प्लेटलेट्स होते हैं और जब ये एक्टिव हो जाते हैं क्लॉटिंग प्रोटीन्स, तो ये मिलकर काम करते हैं और ब्लीडिंग को स्टॉप करते हैं और फर्दर इंजरी होने से बचाते हैं। फर्दर इंजरी का मतलब कि हीलिंग कराते हैं, तो और इंजरी नहीं होती हमारी ब्लड वेसल्स को, ब्लड वेसल्स हमारी और इंजर्ड नहीं होती और हीलिंग स्टार्ट हो जाती है। तो ये जो कोऑपरेटिव मैकेनिज़्म होता है प्लाज्मा का और प्लेटलेट्स का, तो ये ब्लड के एक्सेसिव लॉस को बचा रहा है और टिश्यू रिपेयर में हेल्प कर रहा है। तो अब नेक्स्ट हमारा होम्योस्टैसिस यानी कि मेंटेनिंग इक्विलिब्रियम। तो जो हमारे प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं वो फ्लूइड बैलेंस को मेंटेन करते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करते हैं, pH को मेंटेन करते हैं, सारे के सारे ब्लड कंपोनेंट्स कंट्रीब्यूट करते हैं टेम्परेचर को रेगुलेट करने में, न्यूट्रिएंट्स को डिस्ट्रीब्यूट करने में। तो ये सब आपस में मिलकर काम करते हैं और बॉडी के इंटरनल इन्वायरमेंट को स्टेबल करते हैं, इसको बोलते हैं होम्योस्टैसिस। तो ये जो फंक्शंस होते हैं ये रिलाई करते हैं इनके टीम वर्क के ऊपर, ब्लड सेल्स और प्लाज्मा के टीम वर्क के ऊपर डिपेंड करता है के ऊपर रिलाई कर रहा है ये पूरा का पूरे ये जो फंक्शंस हैं हमारे ब्लड के। कोई भी एक चीज़ अकेले काम नहीं करी, सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं। इससे पता लगता है कि कितना असेंशियल है इनका कोऑपरेशन ट्रांसपोर्ट के लिए, डिफेंस के लिए, हीलिंग के लिए और रेगुलेशन के लिए। तो अब हम पहला वाला पार्ट जो कि हमने ट्रांसपोर्ट देखा था उसको अच्छे से पढ़ते हैं कि ब्लड का ट्रांसपोर्ट सिस्टम हम पढ़ते हैं अच्छे से।
तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ये आप ट्रांसपोर्ट वर्ड से समझ गए होंगे कि हमें चीज़ों को बॉडी के अंदर इधर से उधर ले जाना है, थ्रू आउट द बॉडी सब्सटेंसेस को मूव कराना है, यूज़फुल सब्सटेंसेस को टिश्यूज़ तक पहुंचाना है, और जो वेस्टेज है उनको बॉडी के बाहर एक्सक्रीट कराना है। तो आरबीसीज क्या कर रही हैं, ऑक्सीजन को कैरी कर रही हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, लंग्स से सारे के सारे टिश्यूज़ तक जहाँ पे उनकी ज़रूरत है। ठीक है, आरबीसीज क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन को लोड करते हैं लंग्स से और डिलीवर करते हैं सारे बॉडी टिश्यूज़ तक, और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस पिक करते हैं टिश्यूज़ से और एक्सहेलेशन के लिए लेकर जाते हैं उनको वापस। प्लाज्मा क्या कर रहा है, जैसे दोबारा से ये चीज़ें हम पढ़ रहे हैं, फ्लूइड पार्ट है ये ब्लड का, न्यूट्रिएंट्स को कैरी कर रहे हैं, हार्मोन्स को कैरी कर रहे हैं, वेस्टेज गैसेस जैसे कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू आउट द सर्कुलेटरी सिस्टम। प्लाज्मा डिस्ट्रीब्यूट करता है ग्लूकोज को, वाइटामिन को, मिनरल्स को फ्रॉम डाइजेशन। हार्मोन्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है फ्रॉम एंडोक्राइन ग्लैंड्स, और कलेक्ट कर रहा है वेस्टेज को एक्सक्रीशन के लिए। तो ये बहुत ज़्यादा एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट नेटवर्क है जो कि इंश्योर करता है कि हर एक सेल रिसीव करे इंपॉर्टेंट मिनरल्स को, जैसे ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स एंड हार्मोन्स, जबकि जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिया, ये वापस हमारा बाहर जाने चाहिए बॉडी के, तो इनको एलिमिनेट करना है, तो उसके लिए भी ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं, जिससे कि हमारी जो हेल्थ है वो प्रॉपरली मेंटेन रहे, प्रॉपर सेलुलर फंक्शंस होते रहें। अब ब्लड का जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो इनेबल कर रहा है एफिशिएंट मूवमेंट, सेम वही चीज़ इन सारे मटेरियल्स की, टू एंड फ्रॉम द ऑल द पार्ट्स। आरबीसीज कैरी कर रही है ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू टिश्यूज़, और जो भी वेस्टेस हैं वो वापस लेकर आ रही हैं। प्लाज्मा ये सब ट्रांसपोर्ट कर रहा है, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स, वेस्ट प्रोडक्ट्स, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जो कोऑर्डिनेटेड सिस्टम है ये अलाउ कर रहा है लाइफ के एसेंशियल प्रोसेसेस को कि वो होते रहें स्मूथली, मेंटेन करता है हेल्थ को। कैसे, बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग जिसकी ज़रूरत है और जिसको बॉडी के अंदर से निकाल फेंकना है, जिसको हमें डिस्कार्ड करना है उनको भी सर्कुलेट कर रहे हैं, इनको भी ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, सो दैट दे कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी, एंड जिन चीज़ों की ज़रूरत है उनको वहाँ उनकी सही लोकेशन तक लेकर जा रहे हैं। तो ये जो सिस्टम है ट्रांसपोर्ट का सिस्टम, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। नाउ नेक्स्ट हमारा इम्यूनिटी वाला पार्ट, ये आपको कार्टून फिगर देखकर पता लग गया होगा। इम्यूनिटी में हम क्या पढ़ेंगे कि इम्यूनिटी क्या है। इम्यूनिटी ब्लड प्रोवाइड कर रहा है, कैसे, बॉडी का किस लिए ज़रूरी है, बॉडी का ये डिफेंस है अगेंस्ट द डिजीजेस। ब्लड इसको कैसे पूरा कर रहा है, इसको पूरा कर रहा है वो बाय ट्रांसपोर्टिंग द वाइट ब्लड सेल्स। सी इस डायग्राम में हम देखेंगे वाइट ब्लड सेल्स हमारे होते हैं न्यूट्रोफिल्स, आइसोनोफिल्स, बेसोफिल्स, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स, दीज आर आवर वाइट ब्लड सेल्स। तो और वाइट ब्लड सेल्स और एंटीबॉडीज़ को इन्फेक्शन साइट से तक लेकर जा रहा है ब्लड, जहाँ पे वो फॉरेन पार्टिकल्स को रिकॉग्नाइज, अटैक करते हैं और रिमूव कर देते हैं। फॉरेन पार्टिकल्स या पैथोजन्स या माइक्रोब्स का मतलब बैक्टीरिया, वायरसेस, पैरासाइट्स या कुछ टॉक्सिन्स या और भी बहुत सारी चीज़ें। वाइट ब्लड सेल्स बहुत हमारा प्राइमरी डिफेंडर है, आपको याद रखना पड़ेगा। ब्लड का जो प्राइमरी डिफेंडर है वो है हमारा वाइट ब्लड सेल्स। कुछ टाइप्स होते हैं जैसे कि न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स। ये क्या करते हैं, एनगल्फ कर लेते हैं पैथोजन को और फिर या जर्म्स को और फिर उनको डाइजेस्ट करते हैं। जबकि बाकी जैसे लिम्फोसाइट्स हो गए वो क्या करते हैं, उन पैथोजन्स को या इन्वेडर्स को पहले आइडेंटिफाई करते हैं और उनके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनाते हैं और फिर उन्हें डिस्ट्रॉय करते हैं डायरेक्टली। ओके, तो दो तरीके से काम कर रहे हैं ये। एंटीबॉडीज़ हमेशा एंटीजन्स के खिलाफ बनती है, तो जिस एंटीजन के लिए बनी है उसी के खिलाफ वो काम करेगी। तो कौन बनाता है इनको, बी लिम्फोसाइट्स, जो कि सर्कुलेट करती हैं प्लाज्मा में और फॉरेन पार्टिकल के साथ जाके बाइंड करती है और उनको डिस्ट्रक्शन के लिए मार्क करती है और ईजी कर देती है बाकी इम्यून सिस्टम के लिए, थ्रेट को ईजिली रिमूव कर देती है वो बाकी इम्यून सिस्टम के लिए। देन हमारी ब्लड बॉर्न इम्यून कंपोनेंट्स। तो जो हमारे ये ब्लड बॉर्न इम्यून कंपोनेंट्स हैं ये बेसिकली क्या है, ये मेनली हमारे वाइट ब्लड सेल्स और हमारे प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं जो कि एक इंटरकनेक्टेड सिस्टम के साथ ही काम कर रहे हैं। ये क्या करते हैं, क्विकली डिटेक्ट करते हैं, न्यूट्रलाइज करते हैं और याद रखते हैं थ्रेड्स को, ताकि बॉडी में बाद में आए तो बाद में अगर दोबारा एक्सपोजर हो उस इन्फेक्शन से तो बॉडी पहले से ही प्रिपेयर्ड हो। जैसे कि अभी हम देखते हैं वाइट ब्लड सेल्स जैसे कि न्यूट्रोफिल्स,
लिम्फोसाइट्स, मैक्रोफेजेस, ये क्या करते हैं कि कॉन्टिन्यूसली सर्कुलेट कर रहे होते हैं ब्लड और टिश्यू में। तो क्या करते हैं, ये सर्च करते रहते हैं इन्वेडर्स को, बैक्टीरिया, वायरसेस, पैथोजेंस को, और जैसे ही इनको मिलते हैं तो ये फटाफट से उनको इंगल्फ करते हैं और डिस्ट्रॉय कर देते हैं, और सिग्नल्स भी रिलीज़ कर देते हैं ताकि बाकी इम्यून सेल्स भी रिक्रूट हो सके उस साइट ऑफ इन्फेक्शन पे और फर्दर इन्फेक्शन के स्प्रेड को कम किया जा सके। अब प्लाज्मा की जैसे प्रोटीन्स, एंटीबॉडीज़, इन कॉम्प्लीमेंट सिस्टम होते हैं, वो इन्वेडर्स को मार्क कर देते हैं डिस्ट्रक्शन के लिए और किलिंग पावर ऑफ द इम्यून सेल्स की किलिंग पावर को बढ़ा देते हैं। ठीक है, अब एक और चीज़ देखते हैं, इसमें ये बोल रहा है कि मेमोरी प्रोटेक्शन करता है ये फ्यूचर एक्सपोजर्स के लिए। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि दो तरीके की हमारी इम्यूनिटी होती है, एक होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी और दूसरी होती है हमारी इनेट इम्यूनिटी। तो जो हमारी एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है ये बॉडी में लाइफ टाइम में हम एक्वायर करते हैं, जैसे जैसे हमें इन्फेक्शन, कोई भी फॉरेन जर्म या माइक्रोब जो हमारी बॉडी में एंटर करता है तो उस दौरान ये इम्यूनिटी डेवलप होती है या वैक्सीनेशन के थ्रू डेवलप होती है। और इनेट इम्यूनिटी जो होती है वो हमारी बर्थ से प्रेजेंट होती है या बर्थ के टाइम से प्रेजेंट होती है, विद इन 1 ईयर हम एक्वायर करते हैं उसको। कैसे? शुरू में कुछ IgM एंटीबॉडीज़ बनती हैं। कैसे बनती हैं वो? जैसे कि कोई भी चीज़, जैसी जब बेबी किसी भी चीज़ के एक्सपोजर में आता है, फूड या कोई भी पार्टिकल, मतलब कोई भी फॉरेन पार्टिकल या ड्रग्स या बहुत सारी चीज़ों से, तो वो कुछ IgM एंटीबॉडीज़ उस दौरान बना लेता है। लेकिन फ़र्क क्या होता है एक्वायर्ड और इनेट में? एक्वायर्ड इम्यूनिटी एक मेमोरी रखती है अपने पास। जब भी इन्फेक्शन बॉडी में आया तो उसने याद रखती है कि नेक्स्ट टाइम अगर वो इन्फेक्शन आएगा तो वो और स्ट्रॉन्ग तरीके से उसके खिलाफ काम करेगी। लेकिन इनेट क्या होती है कि इन्फेक्शन के साथ इन्फेक्शन आया, उसने अपना काम किया इनेट इम्यूनिटी ने, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब वो इन्फेक्शन आएगा तो वो उतनी ही रेट से सेम वैसे ही काम करेगी हर एक इन्फेक्शन के लिए। लेकिन जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है वो स्पेसिफिक होती है पैथोजेंस के लिए, कि इस पैथोजन के लिए ये वाला ही एंटीबॉडी बना हुआ है और ये ऐसे काम करेगा, और नेक्स्ट टाइम अगर सेम पैथोजन आया तो वो और स्ट्रांगली तरीके से काम करेगा। तो इसके अंदर एक मेमोरी होती है हमारी एक्वायर्ड इम्यूनिटी में और वैक्सीनेशन में। इसीलिए हमें वैक्सीन्स लगाई जाती हैं कि फर्स्ट वैक्सीनेशन में बेसिकली हमारे अंदर क्या है कि फॉरेन पार्टिकल ही डाला जा रहा है, तो हमारी बॉडी ने एंटीबॉडी डेवलप की, उसके खिलाफ काम किया। तो नेक्स्ट टाइम अगर जब रियल में वो वाला पैथोजन जो वैक्सीन में प्रेजेंट था कुछ अमाउंट में, जब वो रियल में हमारी बॉडी जब उससे एक्सपोजर में आएगी नेक्स्ट टाइम, देन वो उस पैथोजन के खिलाफ और स्ट्रांगली काम करेगा। तो यही है कि ये जो ब्लड बॉर्न इम्यून कंपोनेंट्स हैं ये एक इंटीग्रेटेड नेटवर्क बना रहे हैं जो कि क्विकली आइडेंटिफाई कर रहा है और न्यूट्रलाइज कर रहा है थ्रेट्स को और प्रिवेंट कर रहा है स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन और मेमोरी प्रोटेक्शन को फॉर द फ्यूचर एक्सपोजर्स। ये बहुत ज़्यादा कोऑर्डिनेटेड इम्यून फंक्शन डिलीवर करता है ब्लड सेल्स को, प्लाज्मा प्रोटीन्स को, कहाँ पे इन्फेक्शन साइट तक, और एक क्रिटिकल बैरियर बना देता है डिजीज़ के लिए। देन अब हम बात करते हैं हीमोस्टैसिस। हमने 2 वर्ड पढ़ने हैं आगे, हीमोस्टैसिस और होम्योस्टैसिस। इन दोनों में फ़र्क है। हीमोस्टैसिस क्या होता है? जब भी हमारी बॉडी की जो स्मॉल ब्लड वेसल्स होती हैं वो उनमें इंजरी होती है तो ब्लड लॉस होने लगेगा। तो उस ब्लड लॉस को स्टॉप करने के लिए हमारा जो एक बॉडी का बिल्ट इन फंक्शन काम करता है वो है हीमोस्टैसिस। तो एक चीज़ याद रखनी है, हीमोस्टैसिस सिर्फ स्मॉल ब्लड वेसल्स की इंजरी में ही काम कर रहा है। अगर लार्ज ब्लड वेसल की इंजरी होती है तो उस दौरान हमारा हीमोस्टैसिस इनफ नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्लड फ्लो कर रहा होता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर के साथ ब्लड फ्लो कर रहा होता है, तो वहाँ पे हीमोस्टैसिस इनफ नहीं होता ब्लड लॉस को रोकने के लिए। तो वहाँ पे हमारी इमरजेंसी मेडिकल केयर होती है। जैसे बड़ा कोई एक्सीडेंट हुआ है तो हम हीमोस्टैसिस के ऊपर नहीं छोड़ सकते उसको कि वो अपने आप हील हो जाएगा, तो उसके लिए एकदम से उसको हॉस्पिटल ले जाया जाता है, इमरजेंसी केयर दी जाती है, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होते हैं लेकिन हीमोस्टैसिस में। लेकिन अगर छोटा मोटा कोई कट लगा है बॉडी में तो हीमोस्टैसिस इनफ है, उसको कंट्रोल कर लेगा वो। तो कैसे काम करता है ये? तो ये बॉडी का एक तरीका है ब्लड को स्टॉप करने का जब भी हमारी ब्लड वेसल इंजर होती है। ये क्रूशियल प्रोसेस है जो कि इन्वॉल्व करता है बहुत सारे कोऑर्डिनेटेड स्टेप्स। बहुत सारे स्टेप्स होते हैं इसके अंदर ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए और हीलिंग को प्रमोट करने के लिए। जो भी ब्लड वेसल इंजरी हुई है उसको हील भी तो कराना है, उसके लिए पहले हमें कंट्रोल करना पड़ेगा ब्लड लॉस। ठीक है,
तो क्या होता है कि जैसे इंजरी होती है तो प्लेटलेट्स फटाफट से आएंगी। प्लेटलेट्स हमारे ब्लड के अंदर घूम रही होती है, सर्कुलेट कर रही होती है। तो जैसे उनको दिखता है कि वहाँ पे इंजरी हुई है तो वो फटाफट से वहाँ पे सारी जाएंगी प्लेटलेट्स, मतलब प्लेटलेट्स फटाफट से मूव करेंगी और वहाँ पे जाके एक चिपकना शुरू हो जाती है, अधेर हो जाती है उस वेसल वॉल से। कैसे? जो भी हमारी वेसल वॉल है उसका अंदर वाला पार्ट एक्सपोज कर जाता है। तो क्या होता है कि मतलब कोलेजन वाला पार्ट एक्सपोज कर जाता है, तो प्लेटलेट्स को एक तरीके से वो सिग्नल, मतलब वो प्लेटलेट्स क्या है कि वहाँ पे जाके अटैच हो जाती हैं उस कोलेजन से। ठीक है, तो जब प्लेटलेट अटैच हुई तो वो बाकी प्लेटलेट्स को भी अटैच होने के लिए सिग्नल दे देती है। तो प्लेटलेट्स अटैच होती जाती हैं और एक टेम्प्रेरी प्लग बना लेती हैं। देन उसके बाद या उसके साथ में एक और प्रोसेस चल रहा होता है जिसमें क्या होता है कि ब्लड के अंदर बहुत सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं जो कि इनएक्टिव फॉर्म में घूम रहे थे। अब उनको भी सिग्नल मिल जाता है जी कि आओ फटाफट से मैश बनाओ, ताकि ये जो हमारे प्लेटलेट्स गैदर हुई हैं ये अभी सॉफ्ट है तो इनको हार्ड करना है इस क्लॉट को, ये क्योंकि टेम्प्रेरी है ये प्लग। तो इसको हार्ड कैसे करेंगे? वो फाइबर्स बनाते हैं क्लॉटिंग फैक्टर्स। क्लॉटिंग फैक्टर्स मतलब एक कैस्केड में काम करते हैं। एक क्लॉटिंग फैक्टर दूसरे को एक्टिवेट करता है, दूसरा तीसरे को, प्लेटलेट के सरफेस पे ही करता है वो। तो ये भी एक इसलिए करता है ताकि इंजरी साइड पे ही हमारा क्लॉट बने, कहीं और क्लॉट ना बने। तो ये जो फाइबर्स बन जाते हैं बहुत सारे, जिन्हें बोलते हैं फाइब्रिन, ये वीव करते हैं थ्रू द प्लेटलेट्स और एक तरीके का एक क्लॉट बना देते हैं, एक परमानेंट कहेंगे या फिर मतलब ये कहेंगे कि क्लॉट बन जाता है, एक हार्ड क्लॉट बन जाता है, जिससे कि ब्लड लॉस हमारा उस दौरान उस इंजरी साइड से रुक जाता है। और इवन हमारी बॉडी में ऐसे भी फंक्शंस हैं कि ये जो क्लॉट है इंजरी साइड पे बने, बाकी कहीं ना बने, तो उसके लिए भी प्रॉपर बिल्ट इन फंक्शन है। तो वो नेक्स्ट जब हम इस क्लॉटिंग वाले पार्ट को अच्छे से पढ़ेंगे तब हम उसको डिस्कस करेंगे, ताकि बहुत ज़्यादा क्लॉट भी ना बने और एक नॉर्मल अमाउंट में क्लॉट बने, इंजरी साइड पे बने और ऐसे डिज़ोल्व ना कर जाए वो क्लॉट विद टाइम ही डिज़ोल्व करे जब हमारी प्रॉपर हीलिंग हो जाए। तो यही बोला गया है कि जो क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं और एक स्टेबल क्लॉट बना देते हैं। जब प्लेटलेट प्लग बनता है तो बहुत सारे प्रोटीन्स प्लाज्मा में होते हैं जिन्हें बोलते हैं क्लॉटिंग फैक्टर्स, एक्टिवेट कर जाते हैं कैस्केड में। कैस्केड का मतलब एक क्लॉटिंग फैक्टर दूसरे को एक्टिवेट करेगा, दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को। उससे हमारा क्या होता है कि जो हमारा सॉल्यूबल एक हमारा क्लॉटिंग फैक्टर होता है जो कि सॉल्यूबल था, जिसका नाम था फाइब्रोनोजन। सॉल्यूबल मतलब वो मूव कर रहा था, सर्कुलेट कर रहा था ब्लड में, कि जब उसकी ज़रूरत पड़ेगी तो वो एकदम एक्शन में आ जाएगा। उसको ये किस में कन्वर्ट कर देते हैं? इनसॉल्युबल फाइब्रिन स्ट्रैंड्स में। और यही है वो इनसॉल्युबल फाइब्रिन स्ट्रैंड्स जो कि प्लेटलेट्स के चारों तरफ वीव करना शुरू कर देते हैं और एक क्लॉट अच्छे से बना देते हैं वहाँ पे। तो ये जो रैपिड अरेस्ट है ब्लड लॉस का, और ये क्या कर देता है? स्टार्ट कर देता है टिश्यू की हीलिंग को। ये जो पूरे का पूरे हीमोस्टैटिक मैकेनिज्म है, एक तरीके से ब्लीडिंग को हॉल्ट कर रहा है ये और सील कर रहा है डैमेज वेसल को। और जब हमारा क्लॉट बन जाता है तो ये इनिशिएट कर देता है रिपेयरिंग प्रोसेस को, कि अब हम रिपेयरिंग स्टार्ट कर सकते हैं, ब्लड रुक गया है, ब्लड लॉस होना रुक गया है और एक हीलिंग के लिए हमें टाइम मिल जाता है। तो ये जो प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन था और स्टेबलाइजेशन था क्लॉटिंग फैक्टर्स की हेल्प से, ये बहुत ज़रूरी है ब्लड लॉस को स्टॉप करने के लिए और बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए आफ्टर इंजरी। तो हीमोस्टैसिस क्या है? रिलाई कर रहा है किसके कंबाइंड एक्शन पे? प्लेटलेट्स के और प्लाज्मा के क्लॉटिंग फैक्टर्स के कॉम्बिनेशन पे रिलाई कर रहा है, ताकि ये ब्लीडिंग को अरेस्ट कर सके और इनिशिएट कर सके हीलिंग रिस्पॉन्स को। नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं होम्योस्टैसिस। होम्योस्टैसिस क्या होता है? एक मैकेनिज्म होता है जिसके थ्रू ब्लड क्या करता है? स्टेबलाइज करता है, ब्लड हेल्प करता है इन स्टेबलाइजिंग द इंटरनल इन्वायरमेंट ऑफ द बॉडी। कैसे? सेल्स और ऑर्गन्स को, जिससे कि क्या होता है कि हमारे जो सेल्स और ऑर्गन्स हैं वो प्रॉपरली अपना फंक्शन करते हैं। अगर हमारे इन्वायरमेंट में चेंजेस आते हैं इंटरनल एक्सटर्नल, उनके बावजूद हमारे सेल्स और ऑर्गन्स ऑप्टिमली फंक्शन करते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर एक बिल्ट इन मैकेनिज्म है जिसे बोलते हैं होम्योस्टैसिस। वो क्या करता है? उस इंटरनल इन्वायरमेंट को वापस स्टेबल बना देता है। ठीक है, तो ब्लड के अंदर जो सेलुलर कंपोनेंट्स हैं और जो प्लाज्मा है ये मिलकर काम कर रहे हैं। जैसे कि टेम्परेचर को कैसे रेगुलेट कर रहा है? ब्लड क्या करता है कि डिस्ट्रीब्यूट करता है हीट को, जो भी मेटाबॉलिज्म के थ्रू हीट हमारी प्रोड्यूस हुई है उसको ये डिस्ट्रीब्यूट करता है थ्रू आउट द बॉडी, और एडजस्ट करता है ब्लड फ्लो को, ताकि हेल्प कर सके इन रिटेनिंग एंड रिलीजिंग हीट जैसे ज़रूरत है बॉडी में। तो एक तरीके से
बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है एक टेम्परेचर को, स्टेबल टेम्परेचर को मेंटेन करने में। हमारा बॉडी का, ह्यूमन का बॉडी का जो स्टेबल टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस है, उसको ये मेंटेन करता है। देन पीएच एसिड बेस बैलेंस को भी मेंटेन करेगा। बहुत ज़्यादा एसिडिक या बहुत ज़्यादा बेसिक नहीं होगा। हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग पीएच की ज़रूरत होती है उनके प्रॉपर फंक्शंस के लिए। तो हमारी प्लाज्मा में बफर्स होते हैं जैसे बाइकार्बोनेट, प्रोटीन्स होते हैं जैसे कि हीमोग्लोबिन एंड फॉस्फेट्स होते हैं। ये क्या करते हैं, ब्लड के पीएच को एक हेल्दी रेंज में रखते हैं। किडनी और लंग्स इस चीज़ में बहुत सपोर्टिंग रोल प्ले करते हैं। और ब्लड रैपिडली, लेकिन जो ब्लड है वो बहुत ज़्यादा रैपिडली न्यूट्रलाइज कर देता है एक्सेस एसिड्स को और बेसिस को। देन वी हैव ऑस्मोलैलिटी। ऑस्मोलैलिटी का मतलब फ्लूइड बैलेंस, मतलब टिश्यू एंड जो सेल्स और ब्लड के बीच का, मतलब जो बाहर का टिश्यूज है ब्लड के बीच में हमारे एक तरीके से वाटर सॉल्ट बैलेंस होना चाहिए। देन जो ब्लड प्लाज्मा होता है वो मेंटेन करता है वाटर एंड सॉल्ट बैलेंस को बिटवीन द ब्लड एंड द सेल्स, और इंश्योर करता है प्रॉपर सेलुलर हाइड्रेशन, और प्रिवेंट करता है सेल्स को कि वो ऐसे एबनॉर्मली श्रिंक ना करें और स्वेल भी ना करें, नॉर्मल रहें। जैसे हमने वो पढ़ा था कि क्यों 0.9% सलाइन जो मतलब डॉक्टर्स क्यों यूज़ करते हैं 0.9% सलाइन, क्योंकि वो एक ऐसा ऐसा सॉल्यूशन है, उसको आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलेंगे, जिसमें कि हमारे जो आरबीसीज हैं वो हमारे नॉर्मल रहते हैं, ना तो वो स्वेल करते हैं ना वो श्रिंक करते हैं। ठीक है, वहीं अगर जो उस मीडियम को हाइपोटोनिक कर देंगे तो हमारे जो आरबीसीज है वो स्वेल कर जाएंगे, बहुत सारा पानी का इंटेक हो जाएगा उनमें, वो बर्स्ट कर जाएंगे, और उस कंडीशन को बोलते हैं हीमोलिसिस। तो हमारी आरबीसीज बर्स्ट कर जाएंगे उसमें, मतलब टूट जाएंगे एबनॉर्मली। तो इसलिए ये सब जो चीज़ें होती हैं ये इसलिए होती हैं कि फ्लूइड के बैलेंस को मेंटेन करा जा सके। दिस इज़ ऑस्मोलैलिटी। देन हमारा है इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशंस। इसमें क्या होता है, जो ब्लड और प्लाज्मा है वो आपस में मिलकर काम कर रहे हैं ताकि जो हमारी इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोलाइट्स हैं बॉडी में, जैसे कि सोडियम, पोटाशियम, क्लोराइड, कैल्शियम एंड बाकी इलेक्ट्रोलाइट्स, इनकी कॉन्सेंट्रेशन हमारी नॉर्मल रहे बॉडी में, क्योंकि ये ज़रूरी होते हैं नर्व सिग्नल्स के लिए, मसल के मूवमेंट के लिए और सेल की हेल्दी एक्टिविटी के लिए। हम ये देखेंगे कि जो ब्लड है ना उसके अंदर रेड एंड वाइट सेल्स होते हैं, प्लाज्मा होता है उसके साथ साथ, तो जो कि लिक्विड पार्ट है, तो ये सब मिलकर काम कर रहे हैं ताकि जो इलेक्ट्रोलाइट्स का जो हमारा एक प्रॉपर बैलेंस रहे, एक राइट लेवल पर रहे। क्या होता है कि हमारी बॉडी में सेंसर्स होते हैं, अगर हमारा कुछ भी इलेक्ट्रोलाइट का जो डिसबैलेंस हुआ, मतलब इलेक्ट्रोलाइट्स ज़्यादा हो गए या कम हो गए, तो वो सेंसर्स हमारा सिग्नल ले जाते हैं कुछ ऑर्गन्स तक, जैसे कि उसमें हमारा किडनी भी आता है। तो फॉर एग्जांपल हमने बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज की या बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हुई है, इलनेस हुई, तो कुछ स्पेशल सेंसर्स होंगे, इसको डिटेक्ट कर लेंगे, किडनीज तक लेकर जाएंगे इस इन्फॉर्मेशन को। किडनी क्या करेगी, मान लो हमारी बॉडी में पानी की कमी हो गई है तो किडनी क्या करेगी, रिटेन करेगी पानी को। और अगर पानी की बहुत ज़्यादा हो गया हमारी बॉडी में, जैसे कि हम कभी कभी बहुत ज़्यादा पानी इनटेक कर लेते हैं, तो किडनी क्या करेगी, ज़्यादा पानी को एक्सक्रीट करना शुरू कर देगी। तो एक तरीके से ये जो हमने अभी तक पढ़े हैं जितने भी फंक्शंस, तो ये जितने भी रेगुलेटरी रोल्स हैं, ये एक कोऑपरेटिव एक्शन है ब्लड सेल्स का और प्लाज्मा का, यूजिंग नेगेटिव फीडबैक सिस्टम। नेगेटिव फीडबैक का मतलब होता है कि कुछ भी अगर इम्बैलेंस बॉडी में हुआ तो वो उसको कंट्रोल कर देता है, उसको वापस बैलेंस कर देता है ये। ठीक है, तो ये और रैपिडली रिस्पॉन्स करता है चेंजेस को लेकर और स्ट्रेस को लेकर। तो ये जो हमारा टीम वर्क है ब्लड के सेल्स का और प्लाज्मा का, ये बॉडी की इंटरनल कंडीशंस को हेल्दी रेंजेस में रखता है डिस्पाइट चेंजिंग सर्कमस्टांसेस। कुछ भी चेंजेस हो जाए लेकिन जो इंटरनल इन्वायरमेंट है वो स्टेबल हो जाता है विद द हेल्प ऑफ ऑल दीज फंक्शंस। तो ये था ब्लड के मेजर फंक्शंस से ये, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट वीडियो में हम टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स के बारे में बात करेंगे। सो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।